नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 8वीं क्लास की पुस्तक है उसमें नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सामाजिक न्याय। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि थदड़ी या बड़ी सादम जो है वो त्योहार किसका है। तो सभी विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया था, सिंधी समाज का त्योहार है वो। और जैसे हमारे जो हिंदुओं के अंदर बाशोड़ा त्योहार होता है शीतला अष्टमी को, तो वैसे इनका जो बाशोड़ा है वो थदड़ी या बड़ी सातम है। ये इनका बाशोड़ा है। तो ये था थदड़ी या बड़ी सातम किसका त्योहार है? सिंधियों का, सिंधी समाज का। आज आपको एक क्वेश्चन बताना है और आज का जो प्रश्न है वो ये है कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। और ये जो भी क्वेश्चन वगैरह मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सब आपके सिलेबस में है। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं सामाजिक न्याय। तो देखिएगा, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला राजू अपने गांव से शहर में अपनी बुआ के घर आया। वहां उसने अपने पड़ोस के एक मकान में अपनी उम्र के एक लड़के को देखा जो कि उस घर के बाकी बच्चों से अलग नजर आता था। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए कई विद्यार्थी जो हैं वो थोड़ा सा जो कल कुछ न्यूज वगैरह सूचनाएं आई रीड से लेकर, तो एक कोई मैसेज है जिसको वो शेयर कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है एनसीटीई के अकॉर्डिंग परीक्षा होगी, एनसीटीई के सिलेबस के अनुसार परीक्षा होगी। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रखना है। तो ये जो लाइन है इसको लेकर के आप बच्चे कंफ्यूज हो गए, वो ढंग से इसको नहीं पढ़ रहे। ये एनसीटीई लिखा हुआ है ना कि एनसीईआरटी। वो कह रहे थे कि सर ये तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सारा सिलेबस आएगा, पैटर्न आएगा। एनसीटीई लिखा हुआ है, जो संस्था है टीचर के लिए, जो बीएड वगैरह के लिए सबके लिए जो अप्रूव करती है। तो एनसीटीई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनसीटीई के अकॉर्डिंग कौन सा सिलेबस है जो अभी आपका रीट का सिलेबस है उसके बारे में बात की जा रही है, ना कि इसको एनसीटी को एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो ये इतना ज्यादा जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है उनकी। तो जब मन में डर, भय और संशय हो तो यही होता है कि एनसीटीई को भी वो क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा ये पॉइंट आपको बता दें, एनसीटीई के अकॉर्डिंग है, यानी जो अभी आपका रीट का सिलेबस है वो ही। तो 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला राजू अपने गांव से शहर में अपनी बुआ के घर आया और जो बच्चों से अलग थलग रहता था वह उदास उदास सा रहता था और कभी खेलता भी नहीं था। न ही वह विद्यालय में जाया करता था। वह घर के बाकी सदस्यों के काम करने में ही लगा रहता था। सभी उस पर हुक्म चलाते रहते थे और डांटते फटकारते भी रहते थे। वह घर के लोगों के जूते पॉलिश करना, नाश्ता लगाता। जब घर के बाकी बच्चों के विद्यालय जाने का समय होता तो बाहर गाड़ी से उन्हें बस्ते में रखवाता और उनके लौटने पर बस्ते वापस कमरे में लाकर रखता। राजू उसे ध्यान से देखता, वह समझ गया कि वह उस घर में काम करने वाला घरेलू नौकर था। राजू ने उस लड़के के बारे में अपनी बुआ से पूछा तो उसने बताया कि उस लड़के का नाम रामू था। वह गांव में रहने वाले अपने गरीब माता पिता से दूर यहाँ शहर में काम करने आया था। हम रामू जैसे उन लाखों बच्चों की बात करें तो हम उन्हें सड़क किनारे बने ढाबों, चाय की दुकानों, ऑटोमोबाइल वर्कशॉपों आदि स्थानों पर काम करते हुए पाते हैं। अनेक बच्चों को हम शहरों में ट्रैफिक लाइट के इर्द गिर्द भीख मांगते हुए भी देखते हैं। रोजमर्रा के जीवन में इन बातों का इस प्रकार घटित होना इन्हें सामान्य बना देता है और लगता है जैसे ये सब एकदम सामान्य बातें हैं। इसे इनका भाग्य मान लिया जाता है। यह महसूस ही नहीं होता कि इस प्रकार के लाखों बच्चों का बचपन गरीबी में पिसता जा रहा है और ये बच्चे या तो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं या फिर कामकाजी होने के कारण भली भांति शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो ये इस तरह की चीजें जो है आप देखते हैं, तो इसे एक प्रकार से बच्चों का शोषण माना जाता है कि ये बाल शोषण है। जब बच्चों की उम्र खेलने कूदने की, लिखने पढ़ने की ये उम्र है, उस समय बच्चों को जो है ये कार्य करवाए जाते हैं। आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता। विश्व के सभी समाजों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य और शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन समाज के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक होते हैं। ये संसाधन समाज के विभिन्न वर्गों में असमान रूप से बंटे हुए हैं। इस कारण से समाज में अमीरी और गरीबी होती है। समाज के कुछ वर्ग कई पीढ़ियों से साधनहीन और गरीब हैं, तो कुछ साधन संपन्न और अमीर हैं। अमेरिकी समाज में अश्वेत लोगों की स्थिति इस बात का उदाहरण है कि
तकनीकी रूप से उन्नत समाजों में भी यह स्थिति मौजूद है। तो ये जो भेदभाव हो रहा है, जैसे जो गरीब अमीर है, या जैसे मान लीजिए रंग के आधार पर ही, अब अमेरिका जैसा है, इतना डेवलप कंट्री है, सबसे विकसित देश में है, लेकिन वहां भी जैसे आज भी कई बार ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं कि जो अश्वेत, यानी जिनका रंग जो है वो व्हाइट श्वेत नहीं होकर के काला है, तो आज भी उनके साथ, कईयों के साथ रंग भेद कई बार मिल जाता है। एक अनुमान के अनुसार विश्व के 20% धनी लोग दुनिया के 80% संसाधनों के मालिक हैं। तो 80% गरीब लोग 20% संसाधनों के सहारे अपना जीवन बिताते हैं। तो जो दुनिया के 80% संसाधन हैं, उन पर किसका अधिकार है? विश्व के लगभग 20% धनी लोगों का। और जो 80% गरीब जनता है, वो 20% संसाधनों के सहारे ही अपना जीवन बिताते हैं। इस स्थिति को उचित और न्याय संगत मानने वाले इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं कि समाज में गरीब अथवा वंचित इसलिए होते हैं कि उनमें या तो योग्यता नहीं होती, या फिर वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए परिश्रम नहीं करते। उनके अनुसार यदि वे अधिक परिश्रम करते या बुद्धिमान होते, तो वहां नहीं होते जहां आज वे हैं। कुछ भाग्यवादी लोग इस स्थिति को उनके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल करार देते हैं। ऐसा मानते हुए उन्हें ही उनकी परिस्थितियों के लिए दोषी ठहराया जाता है, जबकि सत्यता यह है कि पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने पर यह वंचित लोग भी अपनी योग्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। तो ये जो आर्थिक असमानताएं हैं और काफी विभेद वगैरह भेद हैं, ये काफी चीजें आप सोसाइटी में देखते ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अवसरों की समानता और प्रयासों की सफलता। गौर करने पर हम पाते हैं कि जो लोग समाज में गरीब हैं, वे भी कठोर परिश्रम द्वारा ही अपना जीवन बिताते हैं। संपूर्ण विश्व में पत्थर तोड़ना, खुदाई करना, भारी वजन ढोना, रिक्शा या ठेला खींचना जैसे कठिन परिश्रम के काम गरीब लोग ही करते हैं। फिर भी वे अपना जीवन शायद ही सुधार पाते हैं। समाज में निम्न समझे जाने वाले काम उनके हिस्से में ही आते हैं। अभी ये वायरस था, कोरोना वायरस के कारण, तो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो इतने बड़े बड़े सिटी थे, बंबई वगैरह, तो वहां से दूसरे राज्यों से आए हुए मजदूर जो हैं वो कैसे उनको वापस पलायन करना पड़ा। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज, ये सब इनके बल पर ही चलती है। अगर ये नहीं हो तो काम नहीं करेगा कोई, काम करने वाला होगा कौन? मानव श्रम आज भी सबसे बड़ी आवश्यकता है, और आज भी मानव श्रम का जो है वो मुकाबला बहुत सी मशीनें नहीं कर सकती। तो एक दक्षिणी अमेरिकी कहावत है कि यदि केवल परिश्रम ही इतनी अच्छी चीज होती तो अमीर लोग इसे अपने लिए ही बचा कर रखते। यानी ये कह रहा है कि केवल परिश्रम ही इतनी अच्छी चीज होती तो जो अमीर हैं वो भी इसको अपने लिए रख लेते बचा करके। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि जीवन में परिश्रम का महत्व नहीं है। कठोर परिश्रम और व्यक्तिगत योग्यता महत्वपूर्ण है, किंतु जब अन्य पहलू बराबर हो तब जाकर व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयास और योग्यता संबंधी अभावों को गरीबी और अमीरी जैसी असमानता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। समाज में विद्यमान अवसरों की असमानता समाज में हाशिए पर मौजूद व्यक्तियों के परिश्रम और योग्यता को निरर्थक कर देती है। सच यह है कि समाज में सभी चीजें समाज के सभी व्यक्तियों या समूहों के लिए एक समान नहीं है। यह लास्ट वाली लाइन जो है, ये पूरा अब तक जो हमने ऊपर देखा उसका सार है कि समाज की जो सभी चीजें हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए समान नहीं है। यहां तक कि लॉ ऑर्डर भी, आप कानून भी देखते हैं कि जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं, अमीर वर्ग में जो काफी अमीर वर्ग हैं, या बड़े बड़े जो लोग में आते हैं, तो उनके लिए कई बार कानून भी जो है वो चीजें नहीं करता, जबकि कोई भी एक व्यक्ति निम्न है, गरीब है, तो वहां कानून भी बहुत अच्छे से भूमिका निभाता है। तो ये चीजें, ये भेदभाव की जो स्थिति है, तो इसमें ये चीजें हैं कि कोई भी व्यक्ति देखिए परिश्रम और मेहनत के बल पर, अब ये कह रहे हैं कि जहां अवसर समान हो तो वहां फिर ये चीज जो है आप मान सकते हो कि हाँ, परिश्रम और योग्यता का महत्व है। और जहां अवसर की समानता ही नहीं हो, जैसे मान लीजिए किसी को बांध के रख दिया, और या एक के ऊपर है 20 किलो का भार रख दिया और दूसरे को ऐसे ही खड़ा कर दिया बराबर, और कहा कि आप दौड़ लगाओ, देखते हैं कौन जीतता है, तो वो बराबर अवसर नहीं है, वो भेदभाव है। बराबर अवसर है कि इन दोनों को ही समान अवसर मिले और समान, हर चीज समान हो, और फिर कहेंगे सब आप दौड़िए। दोनों को अच्छा अभ्यास करवाया गया हो समान रूप से बिना भेदभाव के, अब दौड़िए कौन योग्य है। लेकिन शुरू में ही ऐसा है कि इस पर 20 किलो का भार रख दिया और फिर का दौड़ो, देखते हैं कौन जीतता है, तो वो भेदभाव की स्थिति है।
और यह है कि हाँ, कोई भी व्यक्ति जो है वो परिश्रम जो है, अपनी मेहनत, अपनी लगन, परिश्रम के बल पर जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है, यह बात भी है। लेकिन उसको संघर्ष लंबे समय तक करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं कि संघर्ष करने के लिए एक बार तो जोश में आते हैं, लेकिन जैसे पानी का बुलबुला है, उसका जीवन कितना होता है पानी के बुलबुले का? बहुत ही कम, क्षणिक, बना और फूट गया। तो ऐसे ही जोश होता है, एक बार के लिए जोश आता है कि मैं ये तैयारी कर दूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा और ये वो, लेकिन वो बस एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन रहेगा जोश, फिर खत्म हो जाता है। लंबे समय तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा अगर जीवन में सफल होना है तो। आपकी लड़ाई खुद से होनी चाहिए। लड़ाई होती है खुद से, अपने आप से। आप फिल्म, ये जो फिल्में वगैरह आती है इस बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए आप, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कितने साल लगे? 20 साल बाद में कोई ढंग का रोल मिला फिल्म में, 15-15, 20-20 साल बाद। आज सब वो किस में आते हैं? सुपरस्टार में। मैं एक फिल्म देख रहा था, शूल फिल्म थी, बड़ी अच्छी है। मनोज वाजपेयी मेरे फेवरेट एक्टर में से एक हैं, शानदार एक्टिंग करते हैं, जबरदस्त। तो एक शूल फिल्म आई थी, 99 की मूवी है वो। तो हालांकि उस टाइम तो मुझे, बच्चे थे, फिल्में कभी देखी नहीं थी, लेकिन बाद में जब देखी तो ये अच्छी अच्छी फिल्में सब देख ली थी। ये शूल फिल्म जो है, इसमें किसकी है? मनोज वाजपेयी की है। एक 1-1.5 मिनट का रोल है इसमें, 1-1.5 मिनट का भी नहीं होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसमें वेटर का रोल किया है। जब मनोज वाजपेयी अपने परिवार के साथ बाहर किसी ढाबा पर खाना खाने के लिए जाता है, तो जो ऑर्डर लेने के लिए आता है, पेन और डायरी लेकर के, हाँ सर क्या लाएं? ये लाना है, ये लाना है, दाल मखनी, ये पनीर सब्जी, ये ठीक है सर, बस इतना ही रोल था उसमें। उसी समय एक फिल्म आई थी सरफरोश, आमिर खान की, उसमें भी केवल 30-35 सेकंड का ही है। जब इसको जेल के अंदर पीट रहे होते हैं, ये कोई न्यूज वगैरह इधर उधर से देता था, बस उतना ही रोल है, 30-35 सेकंड का, इसमें 1 मिनट का रोल। ये उस समय की बात है। उसके बाद भी काफी समय तक जो है कोई ऐसी फिल्में नहीं हुई। फिर कहां बाद में जाकर के गैंग्स ऑफ वासेपुर, फिर कहां जाकर के सलमान खान के सामने किक मूवी जो आती है, सलमान के अपोजिट विलेन का रोल। मांझी जैसी फिल्में, अपने दम पर फिल्में जो है उनको हिट करवाना, तो ये कोई आसान काम नहीं है। ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए बताया है कि आप अगर अपने आसपास देखना चाहें तो आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। इनका तो बहुत संघर्ष है, 15-15, 20-20 साल बाद में अब जाकर के लोग इनको जानने लगे हैं, पिछले 4-5 वर्षों में। तो ऐसा थोड़ी है कि जो पहले प्रयास किया गया था वो खराब था। पहले जो प्रयास किया गया था वो सीखने का था, कंटिन्यू लगन है, मेहनत कंटिन्यू किए रखो, किए रखो, किए रखो। तो ये चीजें हैं। इसके बाद में आता है सामाजिक असमानता। सामान्य रूप से सामाजिक असमानता व्यक्तियों के बीच होने वाली सहज भिन्नता के कारण नहीं होती। व्यक्तिगत क्षमता से इसका कोई लेना देना नहीं होता। यह असमानता सामाजिक है, क्योंकि यह समाज द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। कि सामाजिक असमानता क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि सामान्य रूप से सामाजिक असमानता व्यक्तियों के बीच होने वाली सहज भिन्नता के कारण नहीं होती। व्यक्तिगत क्षमता से इसका कोई लेना देना नहीं होता। यह असमानता सामाजिक है, क्योंकि यह समाज द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। बच्चे अपने माता पिता की जो सामाजिक परिस्थिति, यानी समाज में जो व्यक्ति का एक स्टेटस होता है, उसका जो समाज में एक स्थान होता है, उसी को पाते हैं। समाज में जो अधिकार संपन्न होते हैं वे दूसरों को अयोग्य घोषित करते हुए उन्हें अवसरों से वंचित करते हैं। इस प्रकार सामाजिक असमानता पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहती है। तो इसमें देखे देखे जो मैं अभी, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था मांझी फिल्म का, तो उसके अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं, इनको एक जो क्या कहते हैं, जो आप जिनको जैसे नीची जात, ऊंची जात, ये जो टर्म यूज होते हैं, तो उसमें ये जो सामने जो होते हैं गांव के ठाकुर वगैरह जो हैं, उनको ऊंची जात का दिखाया गया है। तो उसमें यह दिखाया गया है कि वो ठाकुर जो है वो कैसे अपने बच्चे को वही चीज सिखाता है जो वो खुद करता था। यानी जैसे ये जो नवाजुद्दीन भी बच्चा होता है उस समय, और उसका बेटा भी, ठाकुर का बच्चा भी बच्चा होता है। तो नवाजुद्दीन का जो पिता है उसको कोड़े मारने के लिए पहले वो कोड़े खुद मारता है, और फिर खुद अपने बेटे को देता है, 8-10 साल का बच्चा होता है, कि ले मार इसके कोड़े की।
तो ये यही कह रहा है, जो सामाजिक असमानता है पीढ़ी दर पीढ़ी रहती है। एक तरफ वो पिता है जो अपने को बच्चे को यही सिखाएगा कि यही हमारे भाग्य में लिखा हुआ है और यही लोग ऐसे ही हमारा शोषण करेंगे, और एक तरफ जो दूसरा व्यक्ति है वो अपने बच्चे को यही सिखाएगा कि हमारे अधिकार में शोषण करना ही है और हम ऐसे ही हमेशा शोषण करेंगे। ये मैंने आपको केवल एक फिल्म का उदाहरण बताया है। आज भी आप कई जगह देखते हैं कि जैसे जो इस तरह से दूल्हा घोड़ी पर सवार होता है, तो कई ऐसे मोहल्ले होते हैं, कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इस जात वाले दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दी गया, घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया ऊंची जात वाले लोगों ने। तो कितनी आज के टाइम में भी आप 2020 के समय, भारत आजाद 1947 में हो चुका है, हम चाहे चांद पे पहुंच गए और चाहे भविष्य में चाहे सूरज पे पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, लेकिन आज भी ये चीज है कि किसी व्यक्ति को घोड़ी पर इसलिए नहीं बैठना जा रहा क्योंकि उसकी जात को नीची जात समझा जाता है। और ऊंची जात वाले कौन है, उसमें सब शामिल हैं, वो बड़े बुजुर्ग जिनको कहते हैं कि साहब बड़े बुजुर्ग तो देवता समान होते हैं, काहे के घंटा के समान है बुजुर्ग देवता, सब उन्हीं के काम किया करा है, सारा उन्हीं का ही है किया करा है। वो अपने औलादों को यही सिखाएंगे कि तुम भी शोषण करो, वो उनको वाले सिखाएंगे तुम भी शोषण करो। यह शोषण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे अपने बच्चों को सिखाया जाता है। तो समाज के अंदर जो गलत है वो गलत है और जो सही है सही है, और गलत को गलत ही कहा जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो आर्थिक असमानताओं में एक मजबूत तो सामाजिक असमानता है। यद्यपि आर्थिक और सामाजिक असमानताओं में एक मजबूत संबंध होता है, समाज में निचले क्रम में मौजूद वर्ग ही सबसे गरीब होते हैं। तथापि सामाजिक असमानता आर्थिक नहीं है, यह एक सामाजिक बहिष्कार है। मैंने आपको बताया जैसे कि किसी व्यक्ति को मोहल्ला कोई अलग ही कर दिया जाता है, वो अलग मोहल्ला होता है। और देखिए आज भी गांवों के अंदर जो है जिनकी जात को नीची जात समझा जाता है, उनको पानी पिलाने के लिए गिलास उनके हाथ में नहीं दिया जाता। पानी ऊपर से पिलाते हैं, अगर वो पिएगा भी तो उसको ऊपर से पानी पिलाएंगे, उसके हाथ नहीं टच करने देंगे। तो ये चीजें आज के समय भी, ये 2020 का समय चल रहा है जहां अधिकारी की पोस्ट पे हर व्यक्ति बैठा है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लेकिन आज भी ये चीजें गांव में बहुत ज्यादा मौजूद हैं। जो व्यवहारिकता में जो चीजें मैंने देखी है वो मैं आपको बता रहा हूं, गांव में हद से ज्यादा ये चीजें आज भी मौजूद हैं। तो ये एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार ही है कि आप उस व्यक्ति को समाज में स्वीकार नहीं कर रहे। सामाजिक बहिष्कार वे तौर तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने से रोका जाता है, उन्हें समाज में हाशिए पर रखा जाता है। ये तौर तरीके व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करते हैं जो अन्य व्यक्ति या समूह के लिए खुले होते हैं। इस प्रकार उस व्यक्ति या समूह को समाज में हाशिए पर धकेल दिया जाता है। इस प्रकार के भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहार का लंबा अनुभव प्राप्त व्यक्ति या समूह अंततः इसे अपनी नियति मान लेते हैं और वे समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होने का प्रयास बंद कर देते हैं। तो किसी व्यक्ति को इतना इस तरीके से किया जाता है, ये शादी ब्याह वगैरह के अंदर भी मैं कभी यार ये चीजें देखता हूं तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। और हालांकि कोई अलग जैसे अलग जात का है उसको खाना भी नहीं दिया जाएगा, कोई दूसरी जाति का आ गया अगर, तो बिल्कुल ही उनकी अलग ही स्थिति होती है, वो अलग साइड में उनको बिठाया जाएगा और किसी के बर्तन के टच नहीं कर सकता, वो कोई पानी के गिलास के छू नहीं सकता। तो ये चीजें बहुत ज्यादा गलत है ये। तो इस प्रकार के भेदभाव और जो है अपमानजनक व्यवहार से लंबा अनुभव प्राप्त व्यक्ति या समूह अंततः अपने इसे अपनी नियति मान लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था वो मांझी फिल्म वाले में, कि वो पिता अपने बेटे को यही सिखाएगा जो कि जिसका शोषण हो रहा है कि बेटा हमारे भाग्य में तो यही है, मैंने भी जिंदगी भर बंधुआ मजदूरी की और तुझे भी गिरवी रख दिया। वो अपने बेटे को भी गिरवी रख देता है, यानी पूरी जिंदगी भर वो भी बंधुआ मजदूर की तरह काम करेगा, बेगार करवाई जाएगी। बेगार क्या होती है? जिसके बदले कार्य करने के बदले मेहनताना नहीं मिले। जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय में आपसे सरकार डेली के 8 घंटे पढ़वाए, 30 दिन उन्होंने आपसे, जैसे 4 संडे आ गए, मान लो 25 दिन आपकी क्लास हुई, 25 दिन आपसे स्कूल में पढ़वा लिया, आप घर से गए पढ़ा करके वापस आ गए। 25 दिन बाद जब वेतन आई तो सरकार ने कह दिया नहीं कोई वेतन नहीं है, कोई वेतन नहीं मिलेगा। ये क्या होगी? ये बेगार ही है। मजदूर है कोई, उसको सारे दिन काम कराया, शाम को जब
मजदूरी देने की बारी आई का कोई मजदूरी नहीं है। उसको बेगार कहते हैं कि जब कार्य के बदले आपको मेहनताना नहीं मिलता तो उसको बेगार कहा जाता है। इस स्थिति में जहां एक और उन व्यक्तियों और ये समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होने का प्रयास बंद कर देते हैं, इस स्थिति में जहां एक और उन व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के अवसर नहीं मिल पाते, तो दूसरी ओर समाज उनकी प्रतिभा के लाभ से वंचित रह जाते हैं। वस्तुतः यह पूरे समाज की हानि है। तो यह बड़ी खतरनाक चीज है और यह समाज में इतनी ज्यादा है कि इसको आने में शायद अभी भी सैकड़ों वर्ष लगेंगे इन चीजों को दूर करने में, स्पेशली राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। बहुत समय लगेगा अभी राजस्थान से इन चीजों को दूर करने में। इसके बाद में आता है पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्धता और भेदभाव। पूर्वाग्रह एक ऐसी धारणा है जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों की जांच परख किए केवल और केवल सुनी सुनाई बातों पर आधारित होता है। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति नई जानकारी प्राप्त हो जाने के बावजूद भी अपनी पूर्व कल्पित धारणा को बदलने से इनकार करते हैं। यह पूर्वाग्रह देखिए बहुत जबरदस्त चीज है। पूर्वाग्रह क्या होता है कि किसी चीज के लिए पहले से ही सुनी सुनाई बातों को सुन करके और उनके आधार पर आपके मन में आप कोई भी एक धारणा, एक व्यू बनाते हो, उसको कहते हैं पूर्वाग्रह। जैसे बचपन में मुझे ये कहते थे कि साहब, मेरे घर में पिताजी कहते थे कि फिल्में देखना बुरी चीज होती है, फिल्में नहीं देखनी चाहिए, फिल्में देखने से बिगड़ जाते हैं। तो मुझे यही लगता था हमेशा से ही। तो मैंने 24-25 साल, 22-23 साल तक जो है, 24-25 साल तक मैंने जो है वो फिल्में नहीं देखी कभी। मुश्किल से कोई 5 फिल्म, 4-5 फिल्म ही देखी होगी। 25 साल में 5 फिल्म देखी होगी मुश्किल से। क्यों? क्योंकि बचपन से जब आपको जो चीज बताई गई तो हमें भी लगता है कि जब पिताजी कह रहे हैं तो सही होगा, क्योंकि उनको तो दुनिया का ज्ञान है, वो तो गलत कह ही नहीं सकते। तो फिर कैसा, ठीक है, अच्छी बात है, कह रहे होंगे तो सही होगा। फिर उसके बाद में जब कोचिंग वगैरह करने के लिए बड़े बड़े लोगों से मिले, आईएएस जिनका सिलेक्शन हो चुका था, कभी सेमिनार में गए, दुनिया देखी। आईएएस कह रहा है उस फिल्म में ये चीज थी, मैं वहां से मोटिवेट हुआ। कोई कह रहा है मैं, अरे आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, आरपीएस बन गए, डीवाईएसपी बन गए। वो लोग जब ये उदाहरण दे रहे हैं फिल्मों के, तो मैंने कहा फिर वो ज्ञान कौन सा था जो पहले था वो। मैंने कहा यहां तो लोग जो सक्सेस जीवन में कुछ और ही बता रहे हैं। फिर एक आईएएस थे जिन मोटिवेशनल स्पीकर भी थे और वो आईएएस भी थे। उनकी एक किताब आती थी कोई मोटिवेशन की, तो बुक वगैरह पढ़ने का शौक था मुझे। मैंने उनकी किताब खरीदी और ये हॉबी भी मैंने बाद में डेवलप की। ये अच्छी बुक्स जो खूब इस तरह से आते हैं, पहले तो सिर्फ जो जिनके एग्जाम होते थे वो ही पढ़ते थे किताबें, लेकिन फिर ये सीखने के लिए कि जीवन में ये किताबें भी पढ़नी चाहिए, सिलेबस के अलावा भी। तो उसमें ये एक उदाहरण उनका बता रखा था, रियल घटना थी कि उनके पिताजी का बचपन में देहांत हो गया। तो घर में कमाने धमाने वाले अब वो एक ही रह गए, छोटे बच्चे थे 10-12 साल के। पढ़ाई वढ़ाई जो स्कूल कोई 1-2 साल गए होंगे, वो पढ़ाई भी छूट गई और अपने गांव से शहर जाते, सामान वगैरह जो उनके गांव का कुछ होता था वो जाकर के शहर में बेचते और शाम को बस एक ही बस वापस आती थी, उसमें वापस आ जाते हैं। एक बार की घटना है कि वो बस जो है उस दिन आई नहीं, कोई क्या कारण हो गया, खराब हो गई। उस दिन उनको शहर में रुकना पड़ा। अब उस दिन उनके साथ के जो लोग और थे गांव के, जैसे और भी आते थे सामान वगैरह बेचने के लिए, तो चूंकि वहां एक ही कोई सिनेमा हॉल था शहर में और उसमें भी उस समय पुरानी फिल्में लगा करती थी, मतलब जो फिल्म भी बहुत सालों पहले है तो वो सस्ते रेट पे लगा देते थे। तो वहां उन्होंने बताया कि कोई महमूद की फिल्म थी और मैं वो, सारे साथ वाले जो थे वो कह रहे थे अब पैसों वैसों में होती थी टिकट, क्योंकि ये उनके जमाने की बात है, कम से कम इस बात को हो गए होंगे कोई 30-35-40 साल, 45 पहले कोई बात होगी कब की। तो वो भी जो है फिल्म देखने के लिए उनके साथ चले गए और उस फिल्म के अंदर जो महमूद की कहानी थी वो सेम वही उस फिल्म में स्टोरी थी जो उनके जीवन से जुड़ी हुई थी। मतलब तो कि किस तरह से वो भी छोटा बच्चा होता है, उसके पिताजी का देहांत हो जाता है, कैसे वो सामान बेचता था, उसकी पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन उसने वापस उस पढ़ाई को शुरू किया और आगे जाकर के जीवन में एक बहुत बड़ा सफल व्यक्ति बना। इसी चीज से वो जो आईएएस अपनी कहानी बता रहे थे, कह रहे हैं मैं उस कहानी से इतना प्रेरित हुआ कि मैंने वापस अपनी पढ़ाई को शुरू कर दिया और उसके बाद मैं आगे से आगे मेरी पढ़ाई करता गया और एक दिन वो आईएएस में सिलेक्ट हुए। एक अच्छी फिल्म, अच्छी मूवी जिसने एक व्यक्ति का पूरा जीवन बदल दिया। तो पहले मुझे लगता था, जो मैंने सुना देखा, कि साहब फिल्में देखना बुरी चीज है,
लेकिन फिर बाद में जब खुद दुनिया को देखा तब मुझे लगा कि नहीं, जो पूर्वाग्रह के आधार पर मेरी एक धारणा बन गई थी वो बिल्कुल गलत थी, चाहे वो कोई 70 साल का व्यक्ति कह रहा हो और चाहे 100 साल का व्यक्ति कह रहा हो। इसलिए एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा अपने विवेक का प्रयोग करो। सामने वाला उम्र से कुछ नहीं होता है, उम्र सिर्फ एक नंबर है। 70 साल की उम्र का व्यक्ति भी जरूर नहीं है कि हम समझते हैं कि सारी दुनिया का ज्ञान देगा ये व्यक्ति। तो अरे जिसने पूरी उम्र कोई ढंग का काम नहीं किया, वो 70 साल की उम्र में कहां से उसमें कोई ऊपर से आएगा क्या नॉलेज उसमें? वो पहले भी जो है वो नकारात्मक, और पूरा जीवन उसने बड़े अजीब तरह से जिया, यही वो आगे सिखाएगा। वो 30-35 साल तक जो एक समझ बननी होती है व्यक्ति की वो बन जाती है, आगे वो उसी उम्र के उसी को पूरे जीवन पर ढोता है वो। तो ये कोई जरूरी नहीं है, अपने विवेक भगवान ने दिमाग दिमाग दिया है, वरना वो क्या करता, सिर्फ माता पिता को ही दिमाग देता, बच्चे को बनाता बुद्धू। क्या बेटा तू तो बुद्धू है, जो कहेंगे वही करो क्योंकि तुम तो बुद्धू हो। भगवान ने हर इंसान को, बच्चे को वो विवेक देता है, उसका दिमाग देता है। 15, 16, 17 साल तक माता पिता सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद में तो आपका 18, 20, 22 साल की बाद में खुद का एक दिमाग डेवलप होना चाहिए कि हाँ, क्या चीज है दुनिया, क्या चीज है और हमें क्या करना चाहिए। अपनी मंजिल चुनो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करो। रूढ़िबद्ध धारणा व्यक्तियों के पूरे समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित कर देता है। रूढ़िबद्ध समाज के लोग दूसरे सामाजिक समूह के बारे में ऐसे पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं जो अपरिवर्तनीय और कठोर होते हैं। जैसा कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल में कुछ जातियों को जराइम पेशा जातियां घोषित कर दिया गया था, ऐसी पूरी जाति को अपराधियों का समूह मानकर उन पर कई प्रकार की पाबंदियां लगा दी गई थी। ये देखिए, जब आप राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ते हैं, उस समय जो मीणा समाज है उनका मैंने जो है एक वो पढ़ाई भी था, आपको बताया होगा, नहीं तो आपने पढ़ा होगा कि उन पर भी जो है ये जराइम पेशा करके बना दिया गया था कानून कि हर स्त्री पुरुष जो है उनको थाने में जाकर के साइन करना पड़ेगा, रोज हाजिरी देनी पड़ेगी। तो मतलब जिसने कुछ नहीं किया उसको भी रोज जाकर के थाने में हाजिरी दो। कितना गलत कानून था, और बाद में उसका लगातार विरोध किया गया और लास्ट में उस कानून को आजादी के बाद में हटाया गया। तो इस तरह से जो ये चीजें हैं, लेकिन ऐसा सोचना कुछ व्यक्तियों के बारे में तो सच हो सकता है, परंतु उस पूरी जातीय समूह के बारे में ये सच नहीं हो सकता। अब जैसे मान लीजिए कोई एक जाति है, जैसे मान लीजिए मैं ही हूं, अब मेरी ही जाति में किसी व्यक्ति ने कोई बुरा काम किया, तो अब नया कानून बन गया, सब सभी इस जाति के सभी जो लोग हैं उनके लिए कानून बन जाएगा? नहीं, वो जो उस व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसके लिए उसको सजा मिले। एक व्यक्ति की सजा दूसरे लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। फिर आता है भेदभाव। दूसरे समूह अथवा व्यक्ति के प्रति किया गया व्यवहार है जिसके तहत एक समूह के सदस्य उन अवसरों के लिए अयोग्य करार दिए जाते हैं जो दूसरों के लिए खुले होते हैं। भेदभाव को न्यायोचित ठहराने के लिए भेदभाव के पीछे के मूल कारण की बजाय उसे अन्य दूसरे कारणों द्वारा प्रेरित बताने का व्यवहार भी देखा जाता है। अब देखिए, ये भेदभाव बहुत होते हैं, जाति के आधार पर होते हैं, क्षेत्र के आधार पर होते हैं, राज्यों के आधार पर होते हैं, हर चीज के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं। और आपने कहीं ना कहीं इन चीजों को जरूर देखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीजें हमारे आसपास आपको मिलेगी। ऐसा संभव ही नहीं है कि ये चीजें आपने देखी नहीं हो। कोई क्षेत्र वाला है, मान लीजिए, अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, युवा वगैरह तैयारी करने के लिए आते हैं, किस में रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं कई। अब हॉस्टल में 100-150 स्टूडेंट हैं, आप वहां खुद भी भेदभाव देख लीजिएगा। जो एक जाति वाले हैं या किसी एक क्षेत्र के हैं वो अपना अलग ही ग्रुप बना के रखेंगे, दूसरे वाले अपना अलग ग्रुप बना के रखेंगे। उनमें कोई तीसरा कोई बेचारा गांव से आ गया कहीं और किसी क्षेत्र से, उसको अपने साथ शामिल ही नहीं करेंगे। वो कहां का रहे, यहां का रहे, तू तो चल छोड़ छोड़ फिर रहने दे। क्यों? क्योंकि ये चीज वो यही देख रहे हैं। वो ये अचानक जो है, वो कहते हैं, वो मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म के कई डायलॉग उसके हैं कि साहब कोई मां के पेट से कोई अपराधी बन के पैदा नहीं होता, अपराधी बनाता है उसको समाज, ये पुलिस, ये दुनिया। तो वही चीज है, ये जातिवादी क्षेत्र जो है, ये चीज आदमी बचपन से पैदा होके नहीं सीखता। और मैंने भी ये चीजें कभी बचपन से नहीं देखी, मेरे ना मेरे आसपास का जो माहौल है वो कभी ये जाति प्रथा वाला या क्षेत्र वाला ये कभी रहा नहीं। हर जाति धर्म वाले मेरे पास लोग रहे हैं, हर जाति के, हर धर्म के, सब लोगों के बीच में मैं रहा हूं और सबसे बहुत प्यार मिला है मुझे। तो हर जगह तो होता है ये चीजें।
फिर आता है सामाजिक असमानता से ग्रसित वर्ग। भारतीय समाज में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है वह है असमानता के विभिन्न स्वरूप और उसके बहिष्कार उत्पन्न करने की क्षमता। भारत जैसे देश में रूढ़िबद्ध विचार औपनिवेशिक काल में और अधिक बलवती हुए, विश्व के अधिकांश समाजों की तरह भारत में भी सामाजिक भेदभाव तथा उसके बहिष्कार के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। क्या कि भारत में जाति प्रथा का जो स्वरूप प्रचलित है वह कुछ वर्गों के लिए अपमानजनक, बहिष्कारी और शोषणकारी है। अस्पृश्यता इसका अतिवादी रूप है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, जाति व्यवस्था व्यक्तियों का उनके व्यवसाय या परिस्थिति के आधार पर वर्गीकरण करती है। हालांकि 19वीं शताब्दी से जाति प्रथा तथा व्यवसाय के बीच के संबंध काफी ढीले हुए हैं। अब व्यक्ति के लिए व्यवसाय परिवर्तन करना आसान हो गया है, क्योंकि अब वह परंपरागत व्यवसाय के स्थान पर अन्य व्यवसाय अपनाने का अवसर भी उपलब्ध है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा व भेदभाव की खबरें हम आए दिन पढ़ते रहते हैं। पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं अवसर की असमानता का शिकार हो रही है। तो कई जगह जैसे ये पुरुष प्रधान समाज, तो उसमें कई बार महिलाओं को जो है वो सही दृष्टि से नहीं देखा जाता। अब जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस है और वहां जैसे महिलाएं हैं, एक महिला है और 10 मान लीजिए पुरुष है, तो कई बार ऐसा होता है कि उस महिला के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे स्थानों पे। तो कई बार ये इस तरह की चीजें होती है जहां भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो धीरे धीरे इन चीजों में चेंज आ रहे हैं। मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त, दृष्टि बाधित और शारीरिक रूप से बाधित विशेष योग्य जन या अन्यथा सक्षम व्यक्तियों को भी समाज में संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि समाज कुछ इस रीति से बना है कि वह उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करता। भारत सहित पूरे विश्व में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की खबरें भी है यदा कदा मिलती रहती है। सभी तबकों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग भी समाज में हाशिए पर होते हैं। तो इतिहास की विभिन्न अवधियों में जाति, लिंग आदि पर आधारित भेदभावों के विरुद्ध आंदोलन हुए हैं, किंतु इसके बावजूद समाज में कुछ वर्गों के प्रति पूर्वाग्रह बने रहते हैं। साथ ही अनेक नए पूर्वाग्रह भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये पूर्वाग्रह की स्थिति जो है ये काफी जो है ये बड़ी विचित्र होती है और धीरे धीरे इसको चेंज आना चाहिए। तो ये दोस्तों आज के जो था इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी और बड़ी अच्छी अच्छी ये चीजें समझा रखी है। ये आपके दिमाग के अंदर ये चीजें जो समझना और एक सामान्य जो है एक समझ विकसित करना, उनमें इन चैप्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर उसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।